टुडे वी कंटिन्यू सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। समझो क्या है, पिछले क्लास में हमने इंटरफेस को पढ़ा। इंटरफेस का मतलब क्या था? इंटरफेस का मतलब था वो सेल डिवीजन जिसमें सेल साइकिल, ठीक है, वो सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का वो फेज जिसमें सेल अपने आप को इस लायक बना रहा है। द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ सो दैट इट कैन इजीली परफॉर्म डिवीजन। इंटरफेस का काम सेल को डिवाइड करना नहीं है, इंटरफेस का काम है सेल को इस लायक बनाना कि वो आसानी से एम फेज में जब इंटर करे तो वो डिवाइड कर सके। ओके, अब कोई साउंड का प्रॉब्लम है किसी को? ठीक हो गया ना? ठीक है, हम यही खोल देते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो, अब ये जो तुम्हारा एम फेज है, इट इज द फाइनल फेज ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन का फाइनल फेज है और इस फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का। दैट मीन्स इन सेल साइकिल देयर आर टू फेजेस, इंटरफेज and M phase, and M phase is the actual phase in which the cell division occur. There is no division of cell in interphase. First is it is clear. ये तुम लोग क्लियर हो गया कि डिवाइडिंग फेज ही ऐसा फेज है जिसमें सेल डिवाइड करता है, इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करता है। सबको क्लियर हुआ ये बात? yes, अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, बोला गया प्रायर टू सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले, प्रायर टू सेल डिवीजन मींस सेल डिवीजन से पहले क्या होता है? द सेल कंपोनेंट्स। सेल कंपोनेंट्स क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब सेलुलर कंपोनेंट्स है। The cell components have undergone duplication। जो सेलुलर कंपोनेंट्स है उसमें डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन मींस उसका अमाउंट डबल होता है, ठीक है। ठीक है, अब सेल कंपोनेंट जो है वो डुप्लीकेट होगा। सेल कंपोनेंट डुप्लीकेट क्यों होता है? हम लोग पहले कल भी डिस्कस किए थे कि सेल कंपोनेंट को डुप्लीकेट करने का मेन पर्पस है कि जब पेरेंट सेल से, जब क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? देखो, जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनेगा तो पेरेंट को अपने ऑर्गेनल्स का, अपने डीएनए का शेयर करना है। अगर वो अपने ओरिजिनल कॉपी को शेयर कर देगा तो सेल का एग्जिस्टेंस, पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस कंप्लीटली खत्म। इसलिए वो डीएनए का डुप्लीकेशन कर रहा है, प्लस जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उसका भी वो डुप्लीकेशन कर रहा है, उसका भी डबल कॉपी बना रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रायर टू सेल डिवीजन द सेल कंपोनेंट्स हैव अंडरगॉन डुप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, बोलो। देखो, क्रोमोसोम इज ऑलरेडी पेयर्ड। क्रोमोसोम कितना होता है? 46 है ना ह्यूमन में। तो जब गैमेट बनेगा तो गैमेट का नेचर क्या होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम तो ऑलरेडी मेरे पास पेयर्ड है, ठीक है। तो इसलिए क्रोमोसोम का तो कोई है नहीं टेंशन हमको, हम हाफ उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन डीएनए मेरे पास एक था, सिंगल कॉपी। दूसरा, मेरे पास जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनल्स है वो सब भी एक कॉपी था, इसलिए हम उसका अमाउंट को डबल किए। समझ आया मेरा बात? तो क्रोमोसोम का नंबर दोनों सेल में कम नहीं हो गया? मतलब 46 तुम देखो, वो हर एक सेल में क्रोमोसोम जो है वो किस सेल से शेयर होता है? जर्मिनल सेल से। किस सेल से शेयर होता है? जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल। तो रिप्रोडक्टिव सेल को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। रिप्रोडक्टिव सेल अपना जो सेल शेयर करता है वो फिर से नया सेल
जनरेट कर लेता है बाय द इफेक्ट ऑफ, अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और अगर फीमेल है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। समझ गए? सर तो फिर क्रोमोसोम अपने अपने कंप्लीट हो जाता है 46 देखो, ये तो तुम जानती है कि नो सेल कैन रिमेन अलाइव फॉर एवर। यस सर। तो एक सेल जब वो परफॉर्म करता है उसके बाद उसका जो तुम्हारा एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। जर्मिनल सेल में फिर नया जर्म सेल बन जाता है, ठीक है? क्योंकि अगर मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल है तो oogenesis। हर 28 डे साइकिल में फीमेल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें से जो 15th डे है उस समय या 40th डे है उस समय ओवम बन रहा है, ठीक है? तो वो जैसे ही बना तो ओवरी में वेरियस इपिथेलियम होता है। देखो, एक ओवरी के अंदर बहुत सारा ओवरियन फॉलिकल होता है, उसमें से कुछ ओवरियन फॉलिकल जो रैप्चर करता है वही शेयर करता है, सभी ओवरियन फॉलिकल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, याद रखना। ओवरियन फॉलिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड ऑल द ओवरियन फॉलिकल नेवर पार्टिसिपेट एट अ टाइम फॉर ओव्यूलेशन। 1000 ओवरियन फॉलिकल है, एक ओवरियन फॉलिकल रिलीज किया ओवम, तो क्या बाकी ओवरियन फॉलिकल तो नहीं मरा? तो फिर ओवरी का एग्जिस्टेंस कैसे खत्म होगा बताओ? यस सर। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे मिलियन ऑफ सेल्स है ना, जैसे स्पर्म में ही है। स्पर्म में क्या होता है? सिंगल इंसेमिनेशन में, सिंगल कॉपुलेशन के समय एट अ सिंगल टाइम 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, एंड आउट ऑफ दिस ओनली फ्यू थाउजेंड आर एबल टू इंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है? तो ये प्रोसेस जो होता है, जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे 10 में, देखो हम लोग जस्ट एक आउटलाइन पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? दो तरह का स्पर्मेटोगोनिया बनता है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्टेम सेल की तरह बिहेव करता है। स्टेम सेल की तरह मतलब वो लगातार टाइप बी का प्रोडक्शन करता है, और टाइप बी स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग ले रहा है। तो टाइप बी भाग ले रहा है, लेकिन टाइप ए कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। समझ गए? तो हमारे बॉडी में एक इस तरह का मैकेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, कि जिससे हमारे क्रोमोसोम नंबर को भी इंटैक्ट रखा जाता है, और जो पर्टिकुलर सेल उसमें भाग लेता है वो फाइनली वो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर खत्म हो जाता है। समझ आया? समझ आया तुम लोग को? ठीक है, देखो अब प्रायर टू सेल डिवीजन द सेल कंपोनेंट हैव अंडरगॉन डुप्लीकेशन। उसके बाद क्या होगा? ठीक है, सो एम फेज इज द स्टेज ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑलरेडी डुप्लीकेटेड कंपोनेंट्स। सो एम फेज यानी डिवाइडिंग फेज इज a stage, M phase is a stage of separation of already duplicated components या already duplicated cellular components। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो एम फेज है जिसको हम लोग डिवाइडिंग फेज बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें दो स्टेप्स होता है। पहला है कैरियोकाइनेसिस। बायोलॉजी को समझना है तो हर वर्ड को तोड़ो, बिकॉज ये या तो ग्रीक वर्ड है या तो लैटिन वर्ड है। और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करो। कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस सॉरी काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन। दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन, हाँ, डिवीजन
डिवीजन ऑफ सेल प्रोटोप्लास्ट, सेल के प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का मतलब लिविंग मास, तो सेल अलोंग विथ प्रोटोप्लास्ट यानी लिविंग मास जब डिवाइड कर जाता है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन है इट ऑकर इन टू टाइप्स ऑफ सेल, ये न्यूक्लियस का डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस दो तरह के सेल में होता है। वन इज सोमाटिक सेल, पहले का नाम सोमाटिक सेल और दूसरा का नाम जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल। सोमाटिक सेल को ही वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। जैसे प्लांट में अगर तुमको बोला जाए कि कौन कौन सा सेल सोमाटिक है तो क्या बोलोगे? रूट, स्टेम एंड लीफ। जिसमें गैमेट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी नहीं है साइमोटिक सेल है। तो सोमाटिक सेल में जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसको बोलेंगे माइटोसिस। और जर्मिनल सेल किसको बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल। प्लांट में जर्मिनल सेल कौन है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन है, गाइनोसियम फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ह्यूमन में टेस्टिस और ओवरी ये क्या है? जर्मिनल सेल, क्योंकि जर्मिनल सेल का ही दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सेल में जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसको बोलेंगे मियोसिस। यहां तक क्लियर हो गया? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। किरण, प्रतिमा, निशा सबसे पूछ रहे हैं। प्रिया, किरण तुमको कोई दिक्कत आज वाले क्लास में? साउंड कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो इरशाद ठीक से समझ आ रहा है? ठीक है, देखो जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी लाइन से जो हम लिख रहे हैं इंस्टेंट क्वेश्चन पूछो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि सर को इरिटेशन होगा, कोई इरिटेशन नहीं होगा। डायरेक्ट पूछो, उसी समय वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लो। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि माइटोसिस है तो क्या है और मियोसिस है तो क्या है। ठीक है, एम फेज में सबसे पहले आज पढ़ेंगे माइटोसिस, MITOSIS। ठीक है, माइटोसिस। ठीक है, देखो इट वॉज यानी माइटोसिस जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय स्ट्रैसबर्गर इन प्लांट। प्लांट में माइटोसिस को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? स्ट्रैसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने। कब डिस्कवर किया था? इन 1870। नेक्स्ट, एंड इट वॉज डिस्कवर्ड इन एनिमल्स। और एनिमल में इसको कौन डिस्कवर किया माइटोसिस को? बाय बोवेरी एंड फ्लेमिंग। इसने किया बोवेरी और फ्लेमिंग ने। ठीक है, 1879 में। ठीक है, प्लांट में स्ट्रैसबर्गर ने और एनिमल में बोवेरी और फ्लेमिंग ने 1879 में माइटोसिस को डिस्कवर किया। ठीक है, इसको नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस? माइटोसिस का जो नामकरण है, आप जो माइटोसिस बोल रहे हैं, इट वॉज कॉइन्ड बाय मिस्टर फ्लेमिंग। ओके, माइटोसिस वॉज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग। माइटोसिस को कौन कॉइन्ड किया? फ्लेमिंग ने कॉइन्ड किया। कब कॉइन्ड किया? 1802 में। ठीक है, 1882। अब ये जो माइटोसिस है इट बेसिकली ऑकर्स
in the formation of somatic body cell. Mitosis basically occurs in the formation of somatic सेल बॉडी। माइटोसिस का जो बेसिकली ऑकरेंस है वो किसका क्या काम है, उसका फॉर्मेशन करना सोमाटिक सेल बॉडी का। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने इसको सोमाटिक सेल डिवीजन भी कहा है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, सोमाटिक सेल डिवीजन। इसलिए इसको कहा जाता है सोमाटिक सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट में नेक्स्ट माइटोसिस अगर प्लांट में होता है तो व्हाट इज द साइट ऑफ ऑकरेंस। अगर ये एनिमल में होता है तो कहां होता है, देखो द साइट ऑफ mitosis in plants. The site of mitosis in plants are, mitosis प्लांट में होगा तो कहां कहां पे होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन कौन सा मेरिस्टेमेटिक रीजन है, रूट टिप, रूट के टिप में, दूसरा स्टेम के टॉप में, स्टेम टॉप, ठीक है, उसके बाद एम्ब्रायो ग्रोथ, ठीक है, एम्ब्रायो का जब ग्रोथ होगा उसके बाद लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड, ये सभी पार्ट में माइटोसिस होता है प्लांट में। किसमें किसमें, रूट टिप, स्टेम टॉप, ठीक है, और भी जोड़ दो, बेस ऑफ लीफ, नोड एंड इंटरनोड, ठीक है, लीफ के बेस में, नोड में, इंटरनोड में। नोड इंटरनोड का मतलब समझ आता है तुम लोगों को, किसी को दिक्कत है नोड और इंटरनोड से? देखो हम बता रहे, सुनो, देखो जैसे ये तुम्हारा, तुम बांस सभी देखी है, तुम देखना बांस में या किसी स्टेम में बीच बीच में हार्ड पोर्शन होता है ना, और उसके बीच में पूरा हॉलो खोखला पोर्शन होता है। तो ये जो हार्ड पोर्शन होता है ना, इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। और दो नोड के बीच में देखना बांस में एकदम खाली पोर्शन होगा, हॉलो अंदर से, इस हॉलो पोर्शन को बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, अब नोड और इंटरनोड समझ आया सभी को? ठीक है, तो बेस ऑफ द लीफ, अच्छा लीफ बेस क्या है, अभी मॉर्फोलॉजी तो पढ़ाई इसलिए नहीं समझ आया होगा उतना। देखो जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम से लीफ का तुम अब गौर से देखना, घर में पेड़ पौधा लगाई है तो लीफ का जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये इस तरह से चौड़ा होता है, और यही वाला पार्ट ये नोड के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसी को हम बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, तो लीफ बेस में कौन सा मेरिस्टेम होता है, 9 में था, कौन सा बेस होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये सभी में क्या होता है, माइटोसिस। ठीक है, अब आ जाओ एनिमल में। एनिमल में माइटोसिस कहां कहां पे होता है, इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, माइटोसिस कहां पे होगा, हाँ बोलो, उसको बोलो एक बार, ग्रुप में बोलो तो ऐड होने के लिए हम देख रहे हैं। ऐड है, अच्छा ठीक है, अब आएगा तुरंत तोड़ देना, बोल देना है ना। इन केस ऑफ एनिमल,
माइटोसिस, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल माइटोसिस ऑकर इन एम्ब्रायो डेवलपमेंट। माइटोसिस कब हो रहा है? एम्ब्रायो डेवलपमेंट, ठीक है। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले बनता है जाइगोट। जाइगोट किसका प्रोडक्ट है? फर्टिलाइजेशन का। जाइगोट का जब रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है तो वो बनता है एम्ब्रायो, और फिर एम्ब्रायो से बनता है फीटस। ये फीटस जब डेवलप्ड हो जाता है तो ये मदर के बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। इस एक्सपेलिंग आउट को हम लोग पढ़े थे 10 में, पैचुरेशन, दैट इज गिविंग बर्थ टू अ डेवलप्ड फीटस, दैट इज कॉल्ड बेबी, ठीक है। तो जाइगोट जो एम्ब्रायो में डेवलप हुआ वो कैसे डेवलप हुआ? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। तो जो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो ये पहला प्रूफ है कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट में माइटोसिस होता है। दूसरा क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होता है और दो जगह में। पहला स्किन, हमारा स्किन में जब एब्रेशन होता है, कहीं छिल जाता है तो देखते हैं स्किन फिल से आ जाता है, उसमें कौन सा सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है? माइटोसिस, ठीक है। स्किन एंड बोन मैरो। बोन मैरो, बोन मैरो का हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है बता सकते हो? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोन मैरो इन ह्यूमन बॉडी? हाँ देखो, हमारे बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है ना, हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन क्या है? थाई बोन, फीमर, जिसको फीमर बोलते हैं, FEMUR। हर एक लॉन्गेस्ट बोन में के अंदर एक कैविटी होता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। और ये बोन मैरो कैविटी एक तरह का स्टेम सेल्स के रूप में काम करता है जो तीनों ब्लड सेल्स RBC, WBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। और ये जो तीन सेल को फॉर्म करता है कौन से डिवीजन के द्वारा फॉर्म करता है? द डिवीजन इज माइटोसिस। तो ह्यूमन बॉडी में तीन जगह इसका रोल है। पहला एम्ब्रायो डेवलपमेंट, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में स्किन, और बोन मैरो ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी। समझ आया? देखो सुनो, फिर से एक बार बता रहे हैं। एम फेज में आज हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस, हाँ गुड मॉर्निंग, सुन लो। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है, देखो किसी भी एम फेज में दो फेज होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस दो वर्ड से आया है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। अब अगर कैरियोकाइनेसिस सोमाटिक सेल में हो, फिर सवाल है व्हाट इज सोमाटिक सेल? सोमाटिक सेल वैसे सेल को कहा जाता है जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता है। प्लांट में कौन सा सोमाटिक सेल है? रूट, स्टेम, लीफ। और ये तीनों में जो कैरियोकाइनेसिस होगा उसको कहेंगे माइटोसिस। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट बोलो। अब माइटोसिस को सबसे पहले प्लांट सेल में कौन डिस्कवर किया था? स्ट्रेसबर्गर। कब किया था? 1870 में। माइटोसिस को एनिमल सेल में सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था? बोवेरी और फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1879 में। ठीक है, नेक्स्ट माइटोसिस जो है, ये जो टर्म है माइटोसिस, ये टर्म को कॉइन कौन किया था? फ्लेमिंग ने किया था 1882 में। अब आओ मेन टॉपिक में। माइटोसिस बेसिकली उसका काम क्या है? माइटोसिस बेसिकली ऑकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोमाटिक सेल बॉडी। वो जो सोमाटिक सेल बॉडी है, मतलब सोमाटिक पार्ट है प्लांट सेल का या एनिमल सेल का, उसको फॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए इसको सोमाटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। मतलब प्लांट में वो रूट, स्टेम और लीफ को फॉर्म करता है। एनिमल के केस में वो सोमाटिक सेल डिवीजन में स्किन, ये सब का फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट में माइटोसिस कहां कहां पे होता है। सबसे पहले
माइटोसिस प्लांट के हर उस पार्ट में होता है जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल है। और हम लोग पढ़ चुके हैं 9 में, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन प्लांट हैव 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहां पाया जाता है? स्टेम और रूट के टॉप में। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां पाया जाता है? बेस ऑफ द लीफ, बेस ऑफ द नोड और बेस ऑफ द इंटरनोड। नोड इंटरनोड किसको कहा जाता है एक बार समझ लो फिर से। जैसे ये एक बैम्बू स्टिक्स है, बांस का पेड़ है, तो बांस में देखना बीच बीच में हार्ड पोर्शन है, ये हार्ड पोर्शन को क्या कहा जाता है? नोड। और 2 हार्ड पोर्शन के बीच में एक हॉलो पोर्शन आता है, इसको क्या कहा जाता है? इंटरनोड। तो ये सभी का ग्रोथ कौन करता है? माइटोसिस, सेल डिवीजन के द्वारा। नेक्स्ट, ये लीफ में पाया जाता है, फ्लावर में पाया जाता है और फ्रूट्स में भी पाया जाता है। एनिमल में सबसे माइटोसिस का एविडेंट जो एग्जाम्पल है वो है एम्ब्रायो डेवलपमेंट। हम लोग सभी 10 में पढ़ चुके हैं फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ डाइप्लॉइड जाइगोट। जब डाइप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो क्या बनेगा? ठीक है। अब डाइप्लॉइड जाइगोट जब बन गया तो उसका फिर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा? एम्ब्रायो जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। जो जाइगोट का जब लगातार माइटोटिक डिवीजन होगा तो वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? स्ट्रक्चर में। उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायो। यानी जाइगोट जो एम्ब्रायो से बन रहा है वो कौन सेल डिवीजन से बन रहा है? माइटोसिस से। दूसरा, स्किन। तुम लोग कई बार खेलते हो, कहीं गिर गए हो तो स्किन में एब्रेशन होता है, मतलब स्किन छिलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो स्किन का लेयर फिर से आ जाता है। वो क्यों संभव है? ड्यू टू माइटोसिस। ठीक है। तीसरा, बोन मैरो। हर एक ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में जो लॉन्गेस्ट बोन होता है, हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन क्या है? फीमर, जो थाई बोन है। फीमर के अंदर कैविटी, खाली जगह होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो कैविटी। क्या बोलते हैं? बोन मैरो कैविटी। ये बोन मैरो कैविटी एज अ स्टेम सेल बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एज अ स्टेम सेल। और स्टेम सेल के रूप में बिहेव करने के कारण ये 3 तरह के ब्लड सेल को फॉर्म करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और उसमें कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व है? माइटोसिस। यहां तक समझ आ गया सभी को? ठीक है। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन एनसीईआरटी में देख लेना कि व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। अब हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखो, यहां पे क्वेश्चन कॉमन है कि माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल, हाँ यही है, माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाएगा? तो सुनो, ये है क्वेश्चन, तो अब ये मेरा आंसर होगा। माइटोसिस इज दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस इस तरह का सेल डिवीजन है इन विच क्रोमोसोम अंडरगो रेप्लिकेशन। ठीक है। क्रोमोसोम अंडरगो रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए कहां पाया जाता है? जीन में। और जीन कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम में। समझ आया?
डीएनए कहां पाया जाता है और जीन कहां पाया जाता है? क्रोमोसोम। सबको समझ आ रहा है ना? तो इसलिए हम ये वर्ड लिखे क्रोमोसोम अंडरगो रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, क्रोमोसोम अंडरगो रेप्लिकेशन, ठीक है, एंड बिकम इक्वली distributed, become equally distributed both qualitatively and quantitatively। ठीक है, बोला जा रहा है कि पहले क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है और फिर क्रोमोसोम क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज इक्वली बढ़ रहा है। ठीक है, इक्वली बढ़ रहा है इनटू 2 डॉटर सेल, इनटू 2 डॉटर सेल, so that the daughter cell have, देखो फिर से एक बार समझा रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए कहा गया है क्योंकि माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है उसमें सबसे पहले क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है। क्रोमोसोम इसलिए रेप्लिकेट करता है ताकि उसके डीएनए का अमाउंट जो उसके पास एक था वो डबल हो जाए। इसका फायदा क्या होता है? क्रोमोसोम डीएनए के साथ क्वालिटेटिवली, मतलब क्रोमोसोम देखो क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके 8 में, 10 में भी था ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। टोटल क्रोमोसोम कितना है? मेल में 46, फीमेल में कितना है? 46। तो 46 कैसे होता है? 44 प्लस XY और यहां पे होता है 44 प्लस XX, है ना। अब जब गैमेट बनेगा, क्योंकि सेल डिवीजन से क्या बनता है? डॉटर सेल। यहां पे डॉटर सेल का मतलब होता है गैमेट्स। अब देखो ये जो गैमेट्स बनेगा, तो गैमेट्स होगा तो क्या होगा? क्या बोल रही है? देखो डॉटर सेल जो है इसको इसलिए कहते हैं, यहां पे डॉटर सेल का मतलब याद रखना, इट इज नॉट सिग्निफाइंग, डॉटर सेल यहां पे पॉइंट आउट सेक्स को नहीं कर रहा है कि जो सेल प्रोड्यूस हो रहा है वो मेल है कि फीमेल, ये हम डॉटर सेल से नहीं पता लगा रहे हैं। यहां पे डॉटर सेल का मतलब हुआ क्वालिटी ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर ये क्वालिटी है कि वो रिप्रोड्यूस करके नया सेल फॉर्म कर सकता है, उसी को डॉटर सेल बोलते हैं। सो हियर डॉटर सेल का मतलब नेचर ऑफ द सेल है, नॉट द सेक्स ऑफ द सेल। समझ आया? सर तुम्हारा सन सेल भी तो लिख सकते थे। क्या? अच्छा एक बात बताओ, कॉमन हम एग्जांपल देते हैं। नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ करना मेल करता है कि फीमेल? फीमेल लिखा है। तब तो फिर तुम उसको सन सेल कैसे बोलेगी? हमको बताओ, क्या सन सेल सेल के नेचर को फिट करेगा? नहीं सर। तो फिर ठीक है, इसलिए जो भी वर्ड हम लोग को यूज कर, देखो साइंस में जो भी वर्ड यूज किया वो लॉजिकल है, समझ गए? कभी भी साइंस में ऐसा वर्ड यूज ही नहीं होगा कि जो जिसके ऊपर तुम कंट्राडिक्शन कर सको। अगर वो कंट्राडिक्टेड वर्ड होगा तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ठीक है, जैसे मेंडल ने कहा था फैक्टर 1866 में, 1901 आते आते जोहानसन ने प्रूव कर दिया कि फैक्टर वर्ड का कोई मतलब नहीं होता है। जो मेंडल ने जिस वर्ड को फैक्टर कहा था वो और फैक्टर नहीं है, वो जीन है। तो आज हम फैक्टर कहाँ कहते हैं? आज हम बोलते हैं जीन। समझ गए? तो जो कंट्राडिक्टरी वर्ड होगा वो अपने आप एबोलिश हो जाएगा साइंस के फील्ड से। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? पहले ये बताओ, किरण, प्रतिमा, सुबोध, समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो हम यहां बोलना चाह रहे हैं कि जब क्रोमोसोम का बंटवारा गैमेट में होता है, यहां पे 2 होता है, एक होता है 22 प्लस x और एक होता है 22 प्लस y। अब देखो
ये जो तुम्हारा सेल है जो पूरा है 44 प्लस XY, ये दो पार्ट में बट रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखें कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है वो पहले रेप्लिकेशन करता है और फिर वो डॉटर सेल में जब जाएगा, तो डॉटर सेल यहाँ पे क्या है, गैमेट्स है, तो डॉटर सेल में जब जाएगा तो वो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली बराबर जाएगा। तो पहले वाले में भी 22 प्लस X यानी टोटल 23 क्रोमोसोम गया, दूसरे वाले में भी 22 प्लस Y यानी टोटल 23 क्रोमोसोम गया। तो दोनों में बराबर गया और दोनों में DNA भी बराबर गया। तो इसी डिवीजन को कहा जाता है क्वालिटेटिवली, मींस बोथ द गैमेट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ DNA, क्वांटिटेटिवली means both the gamete have equal number of chromosome, one also have 23, another also have 23। हम अलग क्यों लिखे, क्योंकि ये ऑटोसोम है और ये सेक्स क्रोमोसोम है। अब समझ आया यहां तक, ये लास्ट, ठीक है। अब देखो, हाँ बोलो। सी हॉर्स तो सर मेल होता है, फिर भी वो देखो एक्सेप्शन तो बहुत है, ठीक है, हम भी एक्सेप्शन दे रहे हैं। क्वीन जो है, वर्कर जो हनी बी का वर्कर होता है वो फीमेल है, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, तो तुम उसको क्या बोलोगे? इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। बोलो सुजीत। देखो बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। अगर हमको तुमको उलझाना होगा तो हम हर चीज में एक एक्सेप्शन बता देंगे, ठीक है। एक्सेप्शन जो है उसको अलग कर दो। हम क्या बोले, जैसे देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग आज तक क्या पढ़ते हैं 10 तक, कि मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, मतलब मेल के पास दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक X और एक Y, यही पढ़ते आए है ना 10 तक, तुम्हारा कंसेप्ट यही है। लेकिन जब तुम 12 में जेनेटिक्स फील्ड में इंटर करोगे, जेनेटिक्स यूनिट 2 12 का, तो उसमें साफ बोला गया है नहीं ये गलत है, सिर्फ मेल ही हेट्रोगैमेटिक हो ये निश्चित नहीं है। बटरफ्लाई, मॉथ, रेप्टाइल्स, ये ऐसे ग्रुप हैं जिसमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। समझ आया? यानी वहां पे जो नया बच्चा जन्म लेगा वो मेल होगा कि फीमेल, वो डिटरमाइन करेगा मदर, नॉट अ फादर। तो ये बहुत सारे एक्सेप्शन, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। समझ गया? क्लियर हुआ? ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है, बट इट इज अ एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखो, सो दैट द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ताकि जो डॉटर सेल बने पेरेंट सेल से, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम और टाइप ऑफ क्रोमोसोम दोनों सेम हो, ठीक है। सो द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, ठीक है। पेरेंट सेल के बराबर, पेरेंट सेल के जैसा, बराबर नहीं, जैसा ही नंबर और टाइप ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में मौजूद होगा। और इसलिए माइटोसिस को, सो इट इज कॉल्ड क्या? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। अब समझ आया इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है? सभी से पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है पूछो। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? बोलो। गोनाड्स क्या होता है? गोनाड्स मींस टेस्टिस एंड ओवरी। देखो जब हम इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे 10 में, तो उसमें लास्ट में था गोनाड्स। गोनाड्स मींस सेक्स ऑर्गन। मेल में क्या है? टेस्टिस, और फीमेल में क्या है? ओवरी। लेकिन याद रखना गोनाड्स जो है, जो हमारे ह्यूमन में पाया जाता है, एनिमल में, दे आर ड्यूअल ग्लैंड। ड्यूअल ग्लैंड का मतलब पैनक्रियास के बाद गोनाड्स इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। याद रहेगा? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। गोनाड्स लाइक टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, इसको गोनाड्स कहा जाता है।
समझ आया? सर तो गोनाड्स को सोमैटिक सेल भी बोल सकते हैं? नहीं जी, गोनाड्स रिप्रोडक्टिव सेल है, गोनाड्स को सोमाटिक कैसे बोलेगी तुम? बिकॉज गोनाड्स हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गैमेट्स। टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होगा? स्पर्म। ओवरी से क्या प्रोड्यूस होगा? ओवम। तो तुम उसको कैसे सोमाटिक सेल बोलेगी बताओ? जर्मिनल से बोलते हैं। जर्मिनल सेल या रिप्रोडक्टिव सेल? देखो जर्मिनल सेल एक डिफाइंड वर्ड हुआ, रिप्रोडक्टिव सेल बोलेंगे तो दिमाग में रहेगा भी क्या? ठीक बोलेगी नहीं हम? यस यस अब बोलो, और अब समझ आया गोनाड्स क्या है? यस। ठीक है, अब आओ, आप बोले ना क्या बोलो बोलो। सर उसके बाद आप बोले ना कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है। देखो इंडोक्राइन क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं 10 में। इंडोक्राइन मतलब दोज ग्लैंड को कहा जाता है जो तुम्हारा हार्मोन रिलीज करता है। जैसे टेस्टिस क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन है मेल सेक्स हार्मोन। ओवरी क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवरी क्या रिलीज किया? फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड। देखो इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड को कहा जाता है जिसमें डक्ट नहीं होता है, DUCT, डक्ट नहीं होता है। जैसे हमारे माउथ में है सैलिवरी ग्लैंड, जिसको लार ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? वो जितना भी सैलिवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवा, उसको सैलिवरी ग्लैंड क्योंकि एक्सोक्राइन है, सैलिवरी ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन है, तो उसके पास डक्ट है, तो डक्ट में सलाइवा को स्टोर कर लेता है, सलाइवा को स्टोर कर लेता है। और जब हम कोई खाना खाते हैं वो तुरंत उस डक्ट को ऐसे ऐसे, मान लो हाथ जी मुंह में खाना है, वो डक्ट ऐसे उल्टेगा और सलाइवा को खाने के ऊपर क्या कर देगा? डिस्पर्स, फैला देगा। समझ गए? ये फायदा किसके पास है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास। एक्सोक्राइन को कहा जाता है डक्ट ग्लैंड। इसलिए एक्सोक्राइन का फायदा है कि एक्सोक्राइन रिलीज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द साइट ऑफ एक्शन। जहां पे उस सलाइवा का काम है वो डक्ट के मदद से पर्टिकुलरली उसी जगह में सलाइवा को रिलीज कर दिया। ये फायदा किसके साथ है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ। लेकिन इंडोक्राइन को हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस। इसके पास तो डक्ट है नहीं, तो इसके साथ प्रॉब्लम है कि साइट ऑफ एक्शन में जहां इसकी जरूरत है वहां पे बेचारा डायरेक्ट रिलीज नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन इन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड में वो अपने सिक्रेशन को रिलीज कर देता है, एंड थ्रू ब्लड, या बोल सकते हो ब्लड के माध्यम से वो साइट ऑफ एक्शन तक जाता है। ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में सबसे बड़ा डिफरेंस है। इंडोक्राइन को अपने हार्मोन को साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? ब्लड का मदद चाहिए। लेकिन एक्सोक्राइन के पास क्योंकि डक्ट है, वो डायरेक्टली टारगेट साइड में खुद उस सिक्रेशन को रिलीज कर देता है। अब समझ आया इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस? यस। ठीक है, अब आ जाओ मेन टॉपिक में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोसिस में भी दो फेज है, एक आई फेज और एक एम फेज। ठीक है, हम इसका रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इस वीडियो का। तुम लोग को बस आधा घंटे के अंदर इसका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। पूछ लो, नेक्स्ट वीक में हम डाउट क्लास एक देंगे अदर देन संडे। तुम लोग हम पूछ के ही देंगे ताकि तुम लोग को दिक्कत नहीं। और शाम को आज सब जुड़ जाना, 4 बजे से रिवीजन क्लास होगा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, देखो माइटोसिस इट इंक्लूड्स 2 phases। इट इंक्लूड्स 2 phases। पहला इंटरफेस। इंटरफेस को शॉर्ट में क्या कहा गया था? आई फेज। ठीक है, और दूसरा अभी हम लोग पढ़े एम फेज। एम फेज का दूसरा नाम डिवाइडिंग फेज। ठीक है, अब आओ माइटोसिस में इंटरफेज में क्या होता है। देखो सबसे पहले इंटरफेस हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था कि इंटरफेस का जो जनरेशन टाइम है वो 75 से 95 तक चला जाता है आउट ऑफ 100% जनरेशन टाइम। ठीक है, तो इंटरफेस का जो जनरेशन टाइम है, इंटरफेस कितने देर के लिए होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है
जिस सेल में वो हो रहा है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितना है। अगर उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है तो इंटरफेस उसमें कम समय के लिए होगा, अगर वो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होता है तो उसमें जो इंटरफेस है वो ज्यादा समय तक होगा। तो लिखेंगे इट इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन, इट इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन। डिपेंडिंग अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन ऑफ द सेल, फंक्शन ऑफ द सेल। सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा इंटरफेस का टाइम उतना ज्यादा होगा, सेल जितना ज्यादा इनएक्टिव होगा इंटरफेस का टाइम उतना कम होगा। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? द डीएनए अंडरगो रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा क्योंकि इंटरफेस में क्या है? एस फेज है, और एस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज। इंटरफेस के एस फेज को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज। और सिंथेटिक फेज में क्या होता है? डीएनए का अमाउंट डबल होता है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा डीएनए का अमाउंट डबल होता है उसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्रोमोसोमल मटेरियल जो है, बोलो कुछ पूछना चाह रहे हो? फिर क्रोमोसोम में फिर कोई चेंज नहीं आएगा? क्रोमोसोम में चेंज आया नहीं, क्रोमोसोम में ना डीएनए है। जब डीएनए का अमाउंट डबल हो गया तो क्रोमोसोम का अमाउंट तो सेम है बट इट कंटेन डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। इसीलिए हम एस फेज को क्या बोले थे? इनविजिबल फेज। देखो, ड्यूरिंग द एस फेज द क्रोमोसोम अमाउंट रिमेन द सेम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन के बाद डबल हो जा रहा है। तो इस फेज को हम और एक नाम दिए थे इनविजिबल फेज। क्वेश्चन है क्रोमोसोम को, ठीक है, इस फेज को इनविजिबल फेज क्यों कहा गया? क्योंकि इस दौरान जो क्रोमोसोम है वो डीएनए के अमाउंट को डबल कर लेता है ताकि अगर सेल एम फेज में इंटर करे तो वो आसानी से क्रोमोसोम के साथ साथ डीएनए का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके बिटवीन द पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल। समझ आया? ठीक है, अब देखो, द डीएनए अंडरगो रेप्लिकेशन, और क्या होगा? क्रोमोसोमल में क्या बोल रहे हो? क्रोमोसोम सेम रहेगा, डीएनए का अमाउंट डबल हुआ। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम तो ऑलरेडी 23 पेयर है। ठीक है, अब देखो, क्रोमोसोम मल मटेरियल, इंटरफेस के दौरान जो क्रोमोसोमल मटेरियल है इज इन द फॉर्म ऑफ, द क्रोमोसोमल मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्या? वेरी कॉइल्ड, घुमावदार, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वेरी कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और इस वेरी कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमाटीन। अब देखो थोड़ा 9 में आओ, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर में, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या कुछ बुक में कहा जाता है इन्वेलप। क्या कहा जाता है? इन्वेलप। इसके अंदर में तुम लोग देखे हो, 9 में पढ़े हो सेल, है ना, तो उसमें ये जो क्रोमाटीन है इस तरह से थ्रेड लाइक होता है, उलझा हुआ। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को भी बोला जाता है क्रोमाटीन। ठीक है, और ये क्रोमाटीन 2 पार्ट में होता है। जो ट्विस्टेड पार्ट है इसको बोला जाता है हेट्रोक्रोमाटीन। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमाटीन। क्या बोला जाता है? हेट्रोक्रोमाटीन, जो ट्विस्टेड पार्ट है। और जो देखो सिंपल है, लूज है लेकिन घुमावदार नहीं है, इसको बोला जाता है यूक्रोमाटीन। क्या बोला जाता है? यूक्रोमाटीन। क्या कहा जाता है?
यूक्रोमाटिन। तो याद रखना, देखो नीट में क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ क्रोमाटिन इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग सिर्फ क्रोमाटिन क्रोमाटिन बोलते जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर क्रोमाटिन भाग ले लेता है। याद रखना, हेट्रोक्रोमाटिन कभी भी सेल डिवीजन में भाग नहीं लेता है। हम लोग जो क्रोमोसोम देखते हैं इट ऑकर फ्रॉम यूक्रोमाटिन, यूक्रोमाटिन ही सेल डिवीजन में भाग लेता है। और सेल डिवीजन में जब भाग लेता है तो सेल डिवीजन में ये जो यूक्रोमाटिन है ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। मतलब जैसे ही ये इंटरफेज वाला क्रोमाटिन एम फेज में इंटर होगा, यही क्रोमाटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से रॉड शेपेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब समझ आ गया क्रोमोसोम कब बनता है और क्रोमाटिन कब? तो क्रोमाटिन कब बनेगा, क्रोमाटिन कब रहेगा? इंटरफेज में, या जब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमाटिन है अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, सेल डिवीजन अगर नहीं हो रहा है तो वो क्रोमाटिन है, और अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो वो क्रोमोसोम है। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम लोग पढ़ेंगे एम फेज। देखो एम फेज में क्या होगा समझ लो। अच्छा, इसमें दो 1 मार्क्स को जो एमसीक्यू आता है नीट में उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। पहला, व्हेन द सेंट्रियोल इस इंटरफेज में सेंट्रियोल भी होता है, यहां पे सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल हैव रेप्लिकेटेड, ये हम निकल गया दिमाग से। सेंट्रियोल यहां पे रेप्लिकेशन करता है और दो सेंट्रियोल का 4 होता है, ठीक है। तो एक जोड़ा सेंट्रियोल नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है, एक तरफ सेंट्रियोल साउथ पोल की तरफ। मतलब द सेंट्रियोल, द पेयर ऑफ सेंट्रियोल रेप्लिकेट करता है और वो क्या बनाता है, 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एंड बोथ द पेयर ऑफ सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। इंटरफेज में शुरुआत में सेल में एक जोड़ा सेंट्रियोल होता है, ये रेप्लिकेशन करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल में, और दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अगर, ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट हो और पार्टिसिपेट करे सेल डिवीजन में, माइटोसिस में, तो उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रिक माइटोसिस। देखो, इफ सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, अगर सेल डिवीजन में सेंट्रियोल मौजूद है, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन में भाग ले रहा है, माइटोसिस इज कॉल्ड सेंट्रिक। माइटोसिस को क्या कहा जाता है, सेंट्रिक। अब उल्टा में, ठीक है, इफ माइटोसिस टेक्स प्लेस विदाउट सेंट्रियोल, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल टर्म है, एसेंट्रिक। एसेंट्रिक, ये प्लांट और एनिमल किसी में भी पाया जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम से देखो दिखा देते हैं। ये वाला पोर्शन समझ आ गया, इसको मिटा दे, किसी को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। देखो हम डायग्राम से भी समझा देते हैं कि दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये पहले एनिमल सेल है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो बोलना है। इसके अंदर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी तुम लोगों को बताए थे कि इंटरफेज में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन पाया जाता है कि क्रोमोसोम,
बोलो, क्रोमैटिन। क्रोमाटिन पाया जाएगा, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये हो गया क्रोमाटिन। साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर जो लिविंग मास होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर एक नेकेड बॉडी होता है, एक नेकेड बॉडी होता है जो राइबोसोम को सिंथेसिस करता है, उसको क्या बोलते हैं? द नेकेड बॉडी। देखो ये 9 का क्वेश्चन है। द नेकेड बॉडी क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ये एक नेकेड बॉडी है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का दूसरा नाम राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है? राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, अब सेंट्रियोल में, अब जो तुम्हारा सेंट्रियोल था पहले इस तरह का था। ठीक है, अब ये सेंट्रियोल क्या हुआ, ये पेयर किया तो ये 2 जोड़ा में कन्वर्ट हो गया। पहले ये सिंगल था। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिनल, ओ दे दिए ORI, और ये हो गया रेप्लिकेटेड RPLI। ठीक है, तो ये 2 जोड़ा सेंट्रियोल बना, तो एक जोड़ा सेंट्रियोल के ऊपर कवरिंग हुआ, ये सेंट्रोसोम में कन्वर्ट हो गया। दोनों अपने ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू किया। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इंटरफेस का कहानी। समझ आ गया? अब इंटरफेस समझ आ गया अच्छी तरह से? किसी को दिक्कत है तो पूछो। देखो, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रोसोम इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। सबसे पहला कैरेक्टर ये जान लो। दूसरा, इनसाइड द सेंट्रोसोम a pair of 2 hollow cylindrical structure are found called centriole। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। समझ आया? यानी सेंट्रियोल ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसके अंदर में पाया जाता है? सेंट्रोसोम के अंदर में। और सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्लांट्स एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम के बदले एनिमल में क्या, प्लांट में क्या पाया जाता है स्ट्रक्चर? पोलर कैप्स। क्या पाया जाता है? पोलर कैप्स। जिस तरह से प्लांट में, एनिमल में सेंट्रियोल जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में, उस तरह से प्लांट में सेंट्रियोल के बदले जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसका नाम है पोलर कैप्स। अब समझ आया सेंट्रियोल क्या है? क्योंकि देखो हाँ बोलो बोलो, डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। क्या कंफ्यूजन है बोलो? तो जो लास्ट पार्ट नहीं, यहाँ पे आप एक सेकंड बोलो। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा, जो दोनों अपोजिट में जो जा रहा है। देखो ये तुम्हारा, ये दोनों पहले सेंट्रियोल ओरिजिनल था, एक ही था, 1 पेयर था। जब वो रेप्लिकेट किया तो सेंट्रियोल का कितना कॉपी बनेगा? डबल कॉपी बनेगा। ठीक है, तो दोनों कॉपी अब अपने अपने पोल में जाएगा। ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। अब तुम बोलोगे क्यों जाएगा सर? क्योंकि यहां पे जैसे ही सेंट्रियोल जाएगा उसके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होगा। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स वो स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में स्पिंडल फाइबर बनाता है। क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर के मदद से ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम को तोड़ के सिंगल क्रोमोसोम में 2 अपोजिट पोल में हम एनाफेज स्टेज में मूव करवाते हैं। समझ आया? ठीक है, तो सेंट्रियोल का ऑपोजिट पोल में जाना इसलिए जरूरी है बिकॉज दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर, एंड स्पिंडल फाइबर हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। अब समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि ऑपोजिट पोल, जैसे मान लो, देखो कॉमन एग्जांपल है, ये सेल है, ये क्रोमोसोम इस तरह से है। ठीक है, ये जोड़ा है मान लो,
1 2। अब यहाँ पे एक सेंट्रियोल हो गया, यहाँ पे एक सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। तो एक स्पिंडल फाइबर इधर से इसको टानेगा, एक स्पिंडल फाइबर इधर से टानेगा। जब दोनों तरफ से टनाता है, कॉन्ग्रेशन होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ग्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। तो ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर पोजीशन से टूट जाएगा। अब यहाँ पे 2 सेंट्रोमियर होगा, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे 1 पेयर था और यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंडिपेंडेंट सिंगल क्रोमोसोम हुआ। और दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम किस पोर्शन से टूटा, देखो जैसे ये क्रोमोसोम है ना, याद रखो, तो इसके दोनों आर्म को, दोनों हाथ को कहा जाता है क्रोमाटिड। क्या कहा जाता है, क्रोमाटिड। और ये जो सेंटर पॉइंट है जिससे दोनों क्रोमाटिड जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेंट्रियोल, सॉरी सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर पोजीशन से ही हमेशा क्रोमोसोम को तोड़ा जाता है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में होगा सर क्रोमोसोम उस क्रोमाटिड से क्यों नहीं तोड़ेंगे। अगर हम क्रोमाटिड की तरफ से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्रोमाटिड में वेयर एंड टियर हो सकता है। और याद रखो, क्रोमोसोम क्रोमाटिड में किसी भी तरह का अगर वेयर एंड टियर हुआ, इट कॉज अ वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट इन द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आया, यस सर। ठीक है, बोलो। क्रोमाटिड में, क्योंकि क्रोमाटिड में जीन है ना, मान लो टालने के दौरान क्रोमाटिड का ये पार्ट टूट गया तो जीन भी तो तुम्हारा लॉस हो गया उस ऑर्गेनिज्म का, नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी क्रोमोसोम सेपरेट होता है, इट सेपरेट फ्रॉम सेंट्रोमियर पोजीशन। समझ आया प्रतिमा किरण, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है एम फेज। याद रखना, एम फेज में अब 4 फेज होगा। एम फेज के अंदर में 4 सब स्टेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। ठीक है, लिखेंगे। एम फेज में 4 स्टेज है। सबसे पहला क्या है, प्रोफेज। दूसरा क्या है, मेटाफेज। तीसरा क्या है, एनाफेज। और फोर्थ क्या है, टेलोफेज। तो ये 4 फेज होता है किसमें, एम फेज या डिवाइडिंग फेज में। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोफेज क्या है, ठीक है। पहला स्टेज क्या है एम फेज का, प्रोफेज। प्रोफेज जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेज। प्रोफेज को 3 सब स्टेज में डिवाइड किया गया। क्या क्या सब स्टेज है, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। दूसरा स्टेज क्या है, मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज। और तीसरा स्टेज क्या है, लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ठीक है। यानी जो प्रोफेज है, इसका पहला स्टेज है अर्ली प्रोफेज, दूसरा स्टेज है मिड प्रोफेज और तीसरा स्टेज है लेट प्रोफेज। स्टेज नहीं है, सब स्टेज है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या क्या स्टेज होता है, ठीक है, क्या क्या ऑकरेंस होता है, क्या क्या इवेंट्स होता है। सबसे पहले जैसे ही अर्ली प्रोफेज में इंटरफेज न्यूक्लियस इंटर करेगा या इंटरफेज वाला सेल इंटर करेगा, न्यूक्लियस बिकम स्फेरॉइडल।
न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का हो जाएगा। ये हो गया पहला इवेंट। दूसरा क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। साइटोप्लाज्म का जो चिपचिपापन है, विस्कसनेस है, वो इंक्रीज कर जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। न्यूक्लियस का जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है। थर्ड क्या होगा, द इनडिस्टिंक्ट एंड इंटरविंड। जो इनडिस्टिंक्ट है मतलब उसको प्रॉपर समझ ही नहीं आ रहा क्या शेप है क्या साइज है। इंटरविंड मतलब उलझा हुआ है। द इनडिस्टिंक्ट एंड इंटरविंड क्रोमाटीन। द इनडिस्टिंक्ट एंड इंटरविंड क्रोमाटीन, ठीक है, कंडेंस्ड, ये सिकुड़ेगा, कंडेंस करेगा, टू फॉर्म अ इलोंगेटेड क्रोमोसोम, एक फैला हुआ क्रोमोसोम बनाएगा। टू फॉर्म अ इलोंगेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। जो उलझा हुआ क्रोमाटीन था जिसका कोई पर्टिकुलर शेप और साइज नहीं था, हम तो उसको थ्रेड लाइक बोल दिए थे, ठीक है, वो कंडेंस्ड करके सिकुड़ के वो क्रोमाटीन किस में कन्वर्ट हुआ, क्रोमोसोम में। किस तरह का क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, इलोंगेटेड क्रोमोसोम में। नेक्स्ट देखो, अभी तुम लोग पढ़े ना न्यूक्लियस में कैसा क्रोमाटीन था, इस क्रोमाटीन को हम क्या बोलेंगे, पहले इंटरविंड बोल सकते हैं, उलझा हुआ है, इनडिस्टिंक्ट। इससे कुछ समझ आ रहा है कि एक्चुअली इस क्रोमाटीन का पर्टिकुलर शेप क्या है, समझ आ रहा है नहीं, इसलिए उसको इनडिस्टिंक्ट बोले। अगर उसका शेप समझ आ जाता तो क्या बोलते, डिस्टिंक्ट क्रोमाटोन। समझ आया। डिस्टिंक्ट मतलब जिसका शेप और साइज निश्चित है, और इनडिस्टिंक्ट मतलब जिसको देखने के बावजूद ना हमें उसका प्रॉपर शेप समझ आ रहा है ना प्रॉपर साइज। समझ आया, ठीक है। ये क्रोमाटीन कंडेंस्ड हुआ, सिकुड़ा, किस प्रोटीन की मदद से, कंडेंसिन। किस प्रोटीन की मदद से, कंडेंसिन, ठीक है। और क्या बनाया, क्रोमोसोम। क्या बनाया, क्रोमोसोम। तो देखो लिखेंगे नेक्स्ट में, इट इज असिस्टेड। क्रोमाटीन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने में कौन मदद किया, असिस्ट कौन किया, इट इज असिस्टेड बाय अ प्रोटीन। इसको असिस्ट किया एक प्रोटीन जिसको कहा जाता है कंडेंसिन, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछ सकता है कौन प्रूफ किया, किस बेसिस पे बोल रहे हो, इट वॉज प्रूव्ड बाय अ जापानीज साइंटिस्ट किमुरा एटल, ठीक है, या काइमुरा एटल जो बोलो इंग्लिश में, KIMURA, काइमुरा एटल। तुम देखना जब बायोलॉजी के 11 का बुक पढ़ोगे ना, बहुत जगह में लिखा हुआ रहता है एटल। एटल वर्ड का मतलब होता है अदर्स, क्योंकि देखो कोई भी साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है उसके साथ उसका लैब टेक्नीशियन, जूनियर साइंटिस्ट, उसके कलीग्स भी तो उसको मदद करते हैं उस रिसर्च में, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश में लिखा जाता है एंड अदर्स, लेकिन लैटिन में क्या लिखा जाता है, एटल। एटल का मतलब होता है किमुरा एंड अदर साइंटिस्ट एज वेल। समझ आया, एटल का मतलब, ठीक है। कब दिया था, 1999 में, ठीक है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। 1999 में उसने इसको साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया कि जो क्रोमाटीन क्रोमोसोम में कंडेंस्ड होता है उसका मूल कारण है एक प्रोटीन जिसका नाम है कंडेंसिन। यहां तक क्लियर है सभी को, तुम लोग को, निशा, प्रिया, सुजीत, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत कुछ, देखो हम एक्चुअली ये नोट्स जो बनाए हैं, जो तुम लोग को पढ़ा रहे, जो नोट्स देंगे अभी बन रहा है, वो पूरी तरह से नीट बेस बना है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज भी दे रहे हैं जो नीट को भी कवर कर जा रहा है, ठीक है।
इसलिए हो सकता है एनसीईआरटी में उतना नहीं मिले। अब नेक्स्ट है कि जब क्रोमाटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट करेगा, तो जैसे मान लो कि ये क्रोमाटिन है और ये क्रोमाटिन जो क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया, तो सभी क्रोमोसोम का जो एंड है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा, इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा। तो जब ओवरलैप कर जाएगा, द एंड ऑफ ऑल द क्रोमोसोम ओवरलैप ईच अदर, सभी का एंड तुमको दिखेगा नहीं क्रोमोसोम में। क्यों? क्योंकि सभी का एंड एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर गया है। तो जब ओवरलैप कर गया है, तो ये जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, ये एक उलेन बॉल लाइक स्ट्रक्चर को अपीयरेंस देता है। कैसा दिखता है? उनके गोले जैसा। और इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पाइरिंग स्टेज। तुम लोग नीट के क्वेश्चन में देख लेना, सेल डिवीजन में स्पाइरिंग स्टेज क्वेश्चन बहुत बार आया है। विच स्टेट, ठीक है, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पाइरिंग स्टेज इज फॉर्म। अगर मान लो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, तब तुमको आंसर लिखना है प्रोफेज। लेकिन अगर ये ऑप्शन आए अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज, तब तुम्हारा ऑप्शन होगा अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज वो स्टेज है जिसमें तुम्हारा बेसिकली स्पाइरिंग स्टेज पाया जाता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखो लिखने के बाद फिर से पूछेंगे। द इलोंगेटेड क्रोमोसोम, जो फैला हुआ क्रोमोसोम है, द इलोंगेटेड क्रोमोसोम में सो ओवरलैपिंग, में सो ओवरलैपिंग, ठीक है, सो देयर एंड्स, सभी क्रोमोसोम का जो एंड है, जो आखिरी छोर है, वो नहीं दिखेगा। सो देयर एंड्स आर नॉट विजिबल, उसका एंड नहीं दिखेगा। देयरफॉर the chromosome appear like a mass of wool, और उस समय क्रोमोसोम कैसा दिखता है? मास ऑफ उल के जैसा। और जब वो मास ऑफ उल के जैसा दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उस स्टेज को कहा जाएगा स्पाइरिंग स्टेज, SPIREME, स्पाइरिंग स्टेज। ठीक है, ये हो गया स्पाइरिंग स्टेज। तो व्हाट इज स्पाइरिंग स्टेज? इन अर्ली प्रोफेज, जब इलोंगेटेड क्रोमोसोम क्रोमाटिन से बनता है, तो सभी क्रोमोसोम का एंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। और जब ये ओवरलैप कर जाता है तो क्या होता है? ओवरलैप करने के कारण किसी भी क्रोमोसोम का एंड लोकेट नहीं होता है, दिखता नहीं है, और ये एक ऊन के गोले जैसा दिखता है। इट इज अपीयरिंग लाइक अ मास ऑफ वूल एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड स्पाइरिंग स्टेज। तो स्पाइरिंग स्टेज क्या है, समझ आया? ठीक है, देखो सीधा बात है, जैसे एग्जाम्पल से बता दे रहे हैं। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम बना, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम जो तुम्हारा बना, वो क्रोमोसोम जो है सबका एंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। देखो किसी का भी एंड समझ आ रहा है? कौन किसका लास्ट एंड है क्या? नहीं सर। नहीं। तो ये जब एंड सभी का एक दूसरे के साथ इस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाता है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है? मास ऑफ वूल। कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है? मास ऑफ वूल। और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है, उनके गोले जैसा दिखता है माइक्रोस्कोप में देखोगे तो, और इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पाइरिंग स्टेज। एकदम सिंपल है, स्पाइरिंग स्टेज। 10 मिनट समझ आया? उस तरह से जानिए, ठीक है। तुम लोग को प्रतिमा, निशा, किरण सबसे पूछ रहे हैं।
ठीक है, प्रिया समझ आया ना? इरशाद तुम साइलेंट है एकदम, समझ आ रहा है? इरशाद है कि चल गया? यस सर। तब तो आप बोलो, जायद है कि चल गया? जायद, अब देखो अर्ली प्रोफेज में हो गया। अब हमको ये समझाना है एनिमल सेल में कैसे होता है और प्लांट सेल में। देखो इन, हाँ बोलिए, बोलो। बस और 10 मिनट, 10 बजे हम पक्का छोड़ दें, हमको याद है तुम 10 बजे बोली थी, ठीक है? क्योंकि इस फेज को कंप्लीट करके छोड़ देंगे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसलिए देखो इन बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज, इन बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज, ठीक है? सक्लेन है कि चला गया? इन बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज animal cell have 2 chromosome. in beginning of प्रोफेज क्या है? एनिमल सेल में जो है, सॉरी 2 सेंट्रोमियर होगा। एनिमल सेल हैव 2 सेंट्रोमियर, और हम बोल सकते हैं सेंट्रोमियर भी छोड़ दो, डायरेक्ट लिख दो सेंट्रोल पेयर। सेंट्रियोल पेयर अभी हम लोग इंटरफेस में पढ़े थे। जब प्रोफेज बिगिन होता है तो एनिमल सेल में 2 जोड़ा सेंट्रियोल होता है, लेकिन जैसे जैसे ये अर्ली प्रोफेज आगे बढ़ेगा दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, ठीक है? सेंट्रियोल पेयर क्लोज टुगेदर, क्लोज टुगेदर, दोनों नजदीक था, बड़े थे ना लोग इंटरफेस में। अब क्या होगा? द 2 सेंट्रियोल पेयर बिगेन, दोनों सेंट्रल पेयर अब शुरू कर देगा बिगेन टू शिफ्ट टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? अब बोथ द सेंट्रियोल पेयर, दोनों सेंट्रल पेयर के चारों ओर रेडिएट करेगा, रेडिएशन टाइप का निकलेगा। वो रेडिएशन किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। बोथ द सेंट्रियोल पेयर, ठीक है, रेडिएट आउट फाइन माइक्रोट्यूब्यूलर, फाइन माइक्रोट्यूब्यूलर, क्या बोले? फाइन माइक्रोट्यूब्यूलर फिब्रिल्स या माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर कॉल्ड, इसको क्या बोला गया था? शुरू में बोले थे ना, एस्टर रेस, एस्टर रेस, ठीक है? और बोला जाता है एस्टर रेस विच नहीं, सो सेंट्रियोल along with एस्टर रेस, सो सेंट्रियोल जो है एस्टर रे के साथ along with एस्टर रेस आर कॉल्ड एस्टर। सेंट्रियोल के साथ जब एस्टर रे आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? एस्टर, ठीक है? हो गया? और याद रखना कि एनिमल सेल के अंदर क्रोमोसोम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब जो स्मॉल क्रोमोसोम है वो सेंटर में होता है और जो लार्ज क्रोमोसोम है वो पेरिफेरी में होता है। स्मॉल क्रोमोसोम कहां होता है एनिमल सेल में? सेंटर में। और लार्ज क्रोमोसोम कहां पे होता है? पेरिफेरी में। देखो हम डायग्राम से बताते हैं, तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन,
ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो सेंट्रियोल है ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ आ गया और इसके चारों ओर इस तरह से रेडिएशन हो रहा है। ये जो रेडिएशन है ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, और माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंट्रियोल के दोनों तरफ है, ठीक है, इस माइक्रोट्यूब्यूल को ही कहा जाता है एस्टर रे। क्या कहा जाता है, एस्टर रे। अब समझ आया एस्टर रे कैसे बना? देखो, हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल देखो हम अलग से बना रहे हैं। जैसे ये सेंट्रियोल है, ध्यान से देखो, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, रुको एक मिनट। ये सेंट्रियोल पेयर है, इसके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हो गया रे की तरह। रे जैसा लग रहा है, जैसे सन रे होता है, रे जैसा है ना। ठीक है, तो ये जो रे है ये किससे बन रहा है? रे किससे बन रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे बन रहा है रे? माइक्रोट्यूब्यूल से। और माइक्रोट्यूब्यूल का जो रे सेंट्रियोल के चारों ओर बनता है इसको कहा जाता है एस्टर रे। क्या कहा जाता है? एस्टर रे। अब सेंट्रियोल प्लस एस्टर रे, सेंट्रियोल और एस्टर रे को जोड़ दो तब इसको क्या बोलेंगे? एस्टर। अब समझ आया एस्टर किसको बोलेंगे? सेंट्रियोल प्लस एस्टर रे इज इक्वल टू एस्टर। समझ आया? सभी से पूछ रहे हैं। हाँ, एस्टर रे तो एक टर्म हुआ, तो एस्टर रे किसके साथ आके जुड़ा? सेंट्रियोल पेयर के साथ, तब जाके क्या बना? एस्टर। अब समझ आया? किरण, प्रतिमा, किरण है कि चली गई? प्रतिमा, अच्छा ठीक है। देखो, तो यहां तक क्लियर हुआ। हम अभी इसका फिर वीडियो भेज देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तुम लोग समझो, और जितना डाउट है तुम लोग का जो ग्रुप है उसमें हमको क्वेश्चन लिख के भेजो। हम मंडे टू सैटरडे के बीच फिर एक टाइम निकालेंगे और सिर्फ तुम लोग का डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।